अहमद पटेल कांग्रेस के सीनियर नेता, गुजरात से राज्यसभा सांसद, सोनिया गांधी के करीबी, आजकल ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय उनके घर पर चक्कर लगा रही है। 10-10 घंटे पूछताछ हो रही है। गुरुवार 2 जुलाई को ईडी ने 10 घंटे में 128 सवाल पूछे और इससे पहले 27 जून और 30 जून को ईडी ने पटेल से 8-8 घंटे पूछताछ की थी। ईडी की टीम ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया है। पटेल से पूछताछ संदेसरा ब्रदर्स बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई है। अहमद पटेल ने मीडिया को बताया कि ईडी ने उनसे कहा है कि पूछताछ अब पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि संदेसरा ब्रदर्स बैंक फ्रॉड क्या है, क्यों ईडी इस मामले में अहमद पटेल से पूछताछ कर रही है, उनका इस फ्रॉड से नाम क्यों जुड़ रहा है। मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। जून 2019 में ईडी ने दावा किया था कि संदेसरा भाइयों का फ्रॉड नीरव मोदी के फ्रॉड से भी बड़ा है। ईडी की जांच में पता चला कि स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड और इसके मुख्य प्रमोटरों नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा और दीप्ति संदेसरा ने भारतीय बैंकों के साथ लगभग 14,500 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया, जबकि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से 11,400 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप है। ये घोटाला क्या है? घोटाला जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि स्टर्लिंग बायोटेक है क्या। गुजरात के बड़ोदरा में एक दवाई बनाने वाली कंपनी है स्टर्लिंग बायोटेक। 1985 में यह कंपनी बनी थी। इसका काम है जिलेटिन का प्रोडक्शन करना। जिलेटिन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दवाइयों के कैप्सूल बनाने में होता है। ये संदेसरा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है। इसके अलावा तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग में भी संदेसरा ग्रुप का काम है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज देशों में तेल उत्पादन करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है ये। घोटाले की शुरुआत कहां से हुई? 2011 में संदेसरा ग्रुप जांच एजेंसियों के रडार पर आया। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का छापा पड़ा, जिसमें एक डायरी मिली। इस डायरी में कई अधिकारियों, नेताओं और बैंक कर्मचारियों को रिश्वत देने की बातें लिखी हुई थी। सीबीआई ने 3 कमिश्नर लेवल के इनकम टैक्स अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की। यहीं से संदेसरा ग्रुप घेरे में आया। बैंक लोन फ्रॉड का मामला कहां से आया? 2016 में आंध्रा बैंक के साथ कई सारे बैंकों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत थी कि इन बैंकों से लिया गया करीब 5,383 करोड़ का लोन एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है। एनपीए मतलब ऐसा लोन जो अब उन्हें वापस नहीं मिलेगा। इसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। केस दर्ज किया गया। इसमें संदेसरा परिवार के चेतन संदेसरा, नितिन संदेसरा, दीप्ति संदेसरा, राजभूषण संदेसरा, विलास जोशी के साथ सीए हेमंत हाथी और आंध्रा बैंक के डायरेक्टर अनूप प्रकाश गर्ग के नाम शामिल थे। मामला मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के जरिए लेन देन का भी था। ऐसे में ईडी ने भी अपनी जांच शुरू की। आगे बढ़ने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं जिससे आपको चीजें आगे समझने में आसानी होगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या है? भारतीय कंपनियों के विवादों का निपटारा करने के लिए बनाया गया प्राधिकरण। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग, गलत तरीके से कमाए गए पैसे को वैध बनाने की कोशिश या काले धन को सफेद करने की कोशिश होती है मनी लॉन्ड्रिंग। हवाला क्या है? टैक्स से बचने के लिए बिना सरकार की नजर में आए अवैध तरीके से किया गया लेन देन। शेल कंपनी क्या है? वो कंपनियां जो बस कागज पर होती हैं, असल में नहीं। इन कंपनियों के जरिए अवैध ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। जांच में पाया गया कि संदेसरा बंधुओं ने गलत कागजात पेश कर लोन लिए। करीब 100 फर्जी कंपनियां यानी शेल कंपनियां बनाई। ये सब कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड थी। इनके एक ठिकाने पर सीबीआई के छापे में 100 से ज्यादा कंपनियों के एक ही पते के रबर स्टैंप मिले। साथ ही संदेसरा ब्रदर्स ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फर्जी बिल लगाए। ये सब कागजात उन्होंने बैंकों में दिए, जिसके आधार पर इन्हें लोन मिला। इस पैसे से इन्होंने कई बेनामी संपत्तियां भी खरीदी। पैसा बेनामी कंपनियों के नाम पर बने खातों में ट्रांसफर भी किया। साथ ही कई सारी लग्जरी कारें भी खरीदी। इस सब के लिए कई अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत भी दी। ईडी ने चार्जशीट में संदेसरा परिवार पर 174 शेल कंपनियों के जरिए 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। ईडी ने 195 लोगों पर आरोप लगाए थे। जांच में पता चला कि एसबीएल ग्रुप ने भारतीय बैंकों से रुपए के साथ साथ विदेशी मुद्रा में भी लोन लिए थे। ग्रुप को आंध्र बैंक, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्शियम ने लोन पास किया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि जिसके लिए लोन लिया गया था उस काम में लोन का इस्तेमाल न होकर दूसरे कामों में इस्तेमाल किया गया। कुछ रकम फर्जी देसी विदेशी संस्थाओं के जरिए इधर से उधर ट्रांसफर की गई। मुख्य प्रमोटरों ने कर्ज की रकम न केवल नाइजीरिया में अपने तेल के कारोबार में लगाई, बल्कि इसका निजी मकसदों में भी इस्तेमाल किया।
9,778 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। कहानी क्या है इसकी? ईडी ने जून 2019 में एसबीएल यानी संदेशरा ग्रुप के 9,778 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। इसमें नाइजीरिया में ऑयल रिग्स, लंदन में एक जेट और आलीशान फ्लैट शामिल हैं। 2 साल पहले खबर आई थी कि संदेशरा अपने भाई चेतन और भाभी दीप्तिबेन संदेशरा के साथ नाइजीरिया में है। नाइजीरिया के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है, ऐसे में इस परिवार को वापस देश लाना मुश्किल है। संदेशरा परिवार ने अफ्रीका में निवेश के जरिए नाइजीरिया में मजबूत राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। इस वजह से उनका प्रत्यर्पण और अधिक मुश्किल है। अब सवाल कि अहमद पटेल से पूछताछ क्यों हो रही है? संदेशरा ब्रदर्स पर अहमद पटेल के करीबी होने के आरोप लगते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संदेशरा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव सुनील यादव ने ईडी को दिए गए लिखित बयान में आरोप लगाया कि इस ग्रुप के मालिक चेतन संदेशरा और उनके सहयोगी गगन धवन ने अहमद पटेल के दामाद इरफान सिद्दीकी को काफ़ी कैश दिया था। यादव ने ईडी को यह भी बताया कि उन्होंने अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल के ड्राइवर को कैश दिया था और इसकी डिलीवरी चेतन संदेशरा की तरफ से अहमद पटेल के बेटे को जानी थी। सुनील यादव ने आरोप लगाया था कि अहमद पटेल के दामाद इरफान सिद्दीकी चेतन संदेशरा के दिल्ली स्थित ऑफिस में अक्सर आते थे। चेतन भी उनके दिल्ली स्थित वसंत विहार वाले घर पर जाता था। यादव ने आरोप लगाया था कि चेतन इरफान को मोटी नकदी देता था। सुनील ने आरोप लगाया था कि अहमद पटेल के घर का इस्तेमाल भी बैठकों के लिए होता था। ईडी इसी कनेक्शन की जांच कर रही है। अब देखिए इस मामले में आगे क्या होता है, कौन कौन नपता है। ये जानकारी लेकर आए थे डेविड। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।